प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान के अरबपति साथियों ने बगावत कर दी। हुकूमत के खात्मे के फौरी बाद ही पीटीआई रहनुमाओं ने खान हुकूमत की करप्शन को बेनकाब करना शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान के सारे लिबादे खोलूंगा, अलीम खान ने धमकी दे दी। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने भी पंजाब में पीटीआई की नाअहली का पर्दा चाक कर दिया। दूसरी जानिब खुद इमरान खान ने हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे पंजाब में हुकूमत साजी के लिए हमजा शहबाज और परवेज इलाही में मुकाबला जारी। हमजा शहबाज ने परवेज इलाही को किसी भी एडवेंचर से दूर रहने की वार्निंग दे दी, जबकि मौलाना फजल रहमान ने शफाफ इलेक्शन के लिए इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। इसके अलावा बात करेंगे आईनी बहरान की। फुल कोर्ट बेंच बनाने की सदा मुस्तरद। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ही दलाइल सुनकर फैसला दे दें। फारूक एश नाइक की हुकूमती बदनीयती पर दलाइल। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के इख्तियार पर सवाल उठा दिया। केस की समाअत कल फिर दिन 12 बजे तक मुलतवी कर दी गई। इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्लास साहब आपसे शुरू करूं, आमिर साहब से शुरू करूं? आप ट्रिब्यूट देना चाह रहे थे और आमिर साहब से हम कमेंट लेना चाह रहे हैं, तो जिस तरह से आप मेरी टीम ने आज पूरी कोशिश की है कि आमिर साहब को ट्रिब्यूट हम ना दें। मैंने तो दोपहर में उन्हें कहा था, वही कह रहा हूँ ना, मैंने दोपहर से कोशिश की थी, प्रोड्यूसर साहब को भी कहा था, बाकी उसमें रिक्वेस्ट की थी कि इस मौके पे आपको ना 2-3 क्लिप्स लोगों को दिखाने चाहिए कि सम टाइम जो आपकी रीडिंग होती है ना पॉलिटिकल, लोग हम पे तनकीद भी करते रहते हैं कि आगे करते रहते हैं, आके इस पे करते रहते हैं, लेकिन सम टाइम आपको थोड़ा सा ये बताना पड़ता है कि जो जर्नलिस्ट होते हैं या एंकर्स होते हैं जिनको आप देख रहे हो तो क्यों देखते हैं आप उनको, उनकी रीडिंग की वजह से, उनके एनालिसिस की वजह से, उनके सम टाइम पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की वजह से देखते हैं कि ये चीज़ें जो अभी फोरसी कर रहे हैं तो वही निकलती हैं। सो मैंने तो खैर उन्होंने कहा था, लेकिन हमारे जैसे टीम ने पूरी कोशिश करके नाकाम बनाया, क्लिप वो नहीं ढूंढ सके। मेरी और आमिर साहब की मुझे मतलब मानने दें कि मेरी रीडिंग जो है वो ठीक नहीं निकली। अच्छा। आमिर साहब की जो रीडिंग थी जो उन्होंने की थी, मेरा ख्याल है ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले, वो ठीक निकली हैं। वो रीडिंग की बात है। इन्होंने ये कहा था, अच्छा मैं आईनी और कानूनी पहलुओं पे जा रहा था, मतलब आई वाज अगर ट्राइंग टू गो बाय द बुक, आमिर साहब ने वो बताया था जो हुकूमत ने प्लान किया हुआ था, बुक को खराब कैसे करना है, कि हमने कैसे गंद डालना है, इनके अल्फाज थे। बल्कि बाबरवान साहब से भी हमारी बहस हुई थी, तो आमिर साहब ने उस वक्त भी कहा था कि जनाब उनका ये प्लान है कि यहाँ पर आएंगे और उसके बाद वो रूलिंग दिलवाएंगे, उनको डिसक्वालीफाई भी करवा सकते हैं जो मेंबरान हैं, उनको वोट भी नहीं डालने देंगे, इस तरह की चीज़ें करेंगे। असम्बलियाँ टूटने की भी इन्होंने बात की थी कि असम्बलियाँ जो है ना वो भी तोड़ी जा सकती हैं। मैं खुद अभी क्या ब्रेक में ढूंढने की उसको क्लिप की कोशिश करूंगा, इस तरह का है मेरे पास एक आध, लेकिन लंबा मैं उसमें से आगे ढूंढता हूं। तो मैंने इन्हें कहा था, मैंने कहा सर ये कैसे मुमकिन है कि आप, क्योंकि उसमें तो नहीं लिखा हुआ कि आप वो करें, एक इस तरह की रूलिंग दें, किसी को वोट ना डालने दें, या किसी को आप बैठ के इस तरह की रूलिंग दे दें, चीज़ें दे दें। और अभी तक उस वक्त खत की ये बात नहीं हुई, तो खत वाज नॉट, ये 8 मार्च के करीब की मैं आपको बता रहा हूँ। एक 8 मार्च को भी हमारी गुफ्तगू हुई थी, एक 16 मार्च के करीब 2 डिस्कशन हुई थी मेरी आमिर साहब से, और उस वक्त वो नहीं आया था, खत अभी नहीं आया था दरमियान में। खत तो आप आईनी वाले से बात कर रहे थे कि कानूनी आईनी तौर पर कैसे मुमकिन है, उस पर क्या मुमकिन है। तो आमिर साहब ने कहा मकसद है गंद डालना, बात जाएगी अदालतों तक जाएगी, कोर्ट कचहरी में जाएगी, और ये उसको लिंगर ऑन करते रहेंगे, देखते रहेंगे और अपोजिशन को घसीटते रहेंगे। मैं इनसे डिफर कर रहा था कि सर कोई हुकूमत इस लेवल पर नहीं जाएगी कि वो सारा का सारा प्रोसेस बिल्डोज कर दे, वो स्क्रैप कर दे। कानून में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, डिफाइन की हुई हैं। तो इन्होंने कहा जनाब आप इस पर कुछ भी कहते रहे, हुकूमत का काम जो है इस वक्त उनके जहन में गंद डालना है। अल्टीमेटली ये तमाम चीज़ें जो है ना दे विल लैंड इन ये सुप्रीम कोर्ट अदालतों में जाएंगी, ये पार्लियामेंट के अंदर यहाँ पे सेटल नहीं होने वाली। तो मेरी खैर इनसे खासी बहस हो गई थी, बाबरवान साहब आए थे, उनसे भी हमारी बहस हो गई थी। सो मैंने कहना यह था कि आमिर साहब ने जो प्रेडिक्शन की थी कोई तकरीबन 20 दिन पहले या उस 18 दिन पहले, एग्जैक्टली वो स्क्रिप्ट, मुझे तो एक और मैं लाइटर नोट पे लास्ट वर्ड, मुझे तो लगता है सारा स्क्रिप्ट आमिर साहब ने हुकूमत के साथ बैठकर लिखा है और इन्होंने सारी कहानी बना के दी है। इंटरेस्टिंगली क्लास साहब, सिर्फ इस सिचुएशन के बारे में नहीं, जो परवेज इलाही, अलीम खान, जो एलाइज का भी आमिर साहब दरमियान में कहते रहे, वो भी कुछ उसी पैटर्न पे हमने देखा है कि चीज़ें गई हैं। आमिर साहब ओवरऑल हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि आज अलीम खान साहब ने गुफ्तगू की और बड़ी कोई धमाकेदार गुफ्तगू की, और उन्होंने कहा जी मेरे पास जितने भी सबूत हैं वो मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा। अलीम खान पे बिल्कुल आता हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि वो माजी की हम भी कर लेंगे। एक्चुअली माजी में थोड़ा सा ये कहूँगा कि एक्चुअली गन जो थोड़ा सा डालना शुरू किया
वो आपने जब बंदे मुनहरफ अफराद इकट्ठे कर लिए थे तो आपको इतना शो ऑफ करके फ्लॉन्ट करने की ज़रूरत नहीं थी कि उनकी परेड कराएं, और उन्होंने वो बंदे दिखा के एलाइज को तोड़ा। तो वो नज़र आ गया था कि जब ये मामलात आप एक इस तरह की इखलाकी उस अक़दार से हट के शुरू करें तो फिर दूसरी साइड भी कर लेती है। तो यही हो रहा है। पर मैं अभी आना चाह रहा हूँ क्लास साहब, और मैं बाय द वे हम कल के उस पर हैरान इसलिए नहीं थे कि हमें परसों प्राइम मिनिस्टर से मुनासिब टाइम का बातचीत का मौका मिला, तो हमने आके जो परसों टेलीविज़न के ऊपर आके ये मोरलेस यही कहा था कि कुछ होने जा रहा है, कि ये उम्मीद बड़ी कम लगती है कि वहाँ पे नॉर्मल प्रोसीजर से कि एकदम से वो वोट होगा और वो इलेक्शन हार जाएंगे। वो उनका कॉन्फिडेंस देख के, उनकी वो जो कहते हैं ना स्मग स्माइल देख के, फेस देख के, बॉडी लैंग्वेज देख के, सारा देख के अंदाज था कि दे हैव समथिंग अप देयर स्लीव्स। ऑफ कोर्स ये उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने आखिरी वक्त तक, हालांकि जाहिर है लार्जर कैबिनेट के साथ भी बात की, काफ़ी लोगों से डिस्कशन की, लीगल ओपिनियन भी लिए अपने, और तैयारी भी कुछ स्ट्रेटजाइज भी किया, मगर ये बात निकली नहीं कि ये कहाँ से जाके किस चीज़ का इशू बनाएंगे। तो वो है। मगर अब क्या सिचुएशन है? अब सिचुएशन ये है कि पहली बात तो ये है कि ये अदालत में बात आ गई है। अब अदालत में जो है ना दो इश्यूज़ है मेनली। एक ये है कि हवाला दिया जा रहा है यूसुफ रज़ा गिलानी का केस है कि लाहौर हाई कोर्ट का, कि जी अदालतों के जो स्पीकर की जो असम्बली के अंदर की कार्रवाई है, वो स्पीकर का जो है ना इख्तियार बड़ा एक्सट्रीम होता है, उसके ऊपर जो है ना बाहर की आर्टिकल 95 जो है तो उसके ऊपर जो है ना अदालतें दखल नहीं देती। मगर इसके मुखालिफ भी काफ़ी सारे अदालत की ऑब्जर्वेशन आ चुकी हुई हैं कि जब आइन के ऐसे इनहराफ का मामला आ जाए, कानून की पैमाली की जाए, तो फिर अदालतों का इख्तियार हर हमेशा आ जाता है, तो वो मुखालिफ भी है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो इस वक्त केस डिस्कस किया जा रहा है वो उसे हाजी सैफुल्लाह केस कहा जाता है कि जब जुनेजा साहब की गवर्नमेंट तोड़ी गई थी तो उस वक्त फिर जो हाजी सैफुल्लाह साहब पेश हुए थे पिटिशन लेके, तो उसमें अदालत ने आखिर में 3 साल में, क्योंकि ज़ियाउल हक साहब वफात पा चुके हुए थे, ताकत अदालतें आज़ाद हो गई थी, तो उन्होंने जो है कहा कि बिल्कुल ये डिसोल्यूशन जो की गई है, तहलील की गई हैं जो असम्बलियाँ, ये बिल्कुल गलत की गई हैं। मगर चूंकि अब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं तो फिर इलेक्शन ही अब रहने दें, क्या अब वापस जाना। पर उन्होंने उसकी ग्राउंड ये दी थी एक कि ये जो असम्बलियाँ भी थी ये भी गैर बुनियादी पे की गई थी, और ज़रा उसकी ग्राउंड मुख्तलिफ थी। उसमें से एक ये थी कि जनाब ये क्योंकि असम्बलियाँ जो जिनकी बुनियाद थी गैर पार्टी के उस पर की गई थी, और कुछ पार्टियों ने, जैसे पीपल्स पार्टी है, उन्होंने वैसे भी बाइकआउट किया गया था, तो ये इतनी ऑथेंटिक असम्बलियाँ भी नहीं थी कि इनके मतलब जो है ना इनको 5 साल चलाया जाए, तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए। अब जो आज की प्रोसीडिंग्स हुई हैं इसमें 2 बड़े सवाल अगेन सबसे आ रहे हैं। पहले ये कि ये कितना अरसा चलती हैं, क्योंकि टाइम मैटर्स इसलिए करता है कि असूली तौर पे जो टाइम गुजरता है, अगर ये लंबा गया काम तो फिर ये अभी पहली स्टेज है कि प्राइम वो है, फिर केयर टेकर की एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उन्होंने पहले ही कहा है शहबाज शरीफ साहब ने कि जनाब मैं इस नेगोशिएशन में हिस्सा नहीं लूँगा, और अगर करीब जाता जाएगा तो अदालतें उस तरफ जाना शुरू हो जाएगी जिसे फेट के एम्प्लॉय कहते हैं, जो होना था हो गया, अब इलेक्शन ही करवा लेते हैं टाइप। और उसका इस चीज़ पे बड़ा दारोमदार है कि अदालत इसको लॉ पॉइंट पे, कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पे, कि सिर्फ इसकी इस चीज़ पे देखा जाए कि इन्होंने आर्टिकल 5 के तहत जो कि है लॉयल्टी से रिलेटेड के रियासत के साथ आपकी लॉयल्टी होनी चाहिए, उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने तहलील कर दी हैं कि नोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होने दिया और बाद में तहलील कर दी हैं। तो उसका इस्तेमाल अगर तो अदालत रहती है लॉ पॉइंट तक, तो फिर तो शायद ये जल्दी 2-4 रोज़ में फैसला हो जाए। मगर यहाँ काफ़ी हजरात हैं मीडिया में भी और कुछ हल्के हैं जो कह रहे हैं कि जनाब ये तो खाती गैर ऑथेंटिक था, और तो ये जी फेक लेटर है, और ये जी ये हुआ ही नहीं है। जब इन चीज़ों में अगर अदालत चली गई, इनटिग्रिटी में चली गई अगर अदालत, जो कि नहीं नॉर्मली जाती, मगर ये खुद काफ़ी हल्के हैं जो अपनी तरफ से चालाकी दिखा रहे हैं मगर बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपने मुफादात के लिहाज से, फिर इसकी वो फॉरेंसिक ख़त की तरफ चले जाएंगे कि जी फिर तफ्तीश करवा ली जाए, फिर ये भी तफ्तीश करवा ली जाए कि जनाब वाकई ये कॉन्स्पिरेसी थी कि नहीं है। अब ये हफ्ते महीनों का काम है, इसके अंदर फिर बड़े सबूत आ जाते हैं, कौन किससे मिला, लोगों
लोगों के बैंक अकाउंट चेक होने शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये भी लार्जर कॉन्स्पिरेसी, ये 2-3 साल पहले फॉर एग्जांपल इतना हैरान होने की भी बात नहीं है, पाकिस्तान फौज के एक ब्रिगेडियर साहब को 2019 के अंदर फांसी की सज़ा दी गई, और एक जज साहब को, जो एक जनरल साहब को उम्र कैद की सज़ा दी गई कि वो उन पे इल्ज़ाम ये था कि वो इल्ज़ाम नहीं, जो कि जुर्म साबित हुआ कि उन्होंने अमेरिका के लिए वो जासूसी कर रहे थे। सो ये कॉन्स्पिरेसी के ताने जब बनेंगे तो ये बड़ी, इसका फैलाव बढ़ जाएगा, ये आसान नहीं काम होगा। फिर उसके अंदर लास्टली मैं ये कह दूँ कि गवर्नमेंट ने ये स्ट्रेटेजी जब किया था, उन्होंने पहले कैबिनेट से ये अप्रूव करवाई, कैबिनेट को दिखाया ये मंदरजात, उसके बाद उन्होंने ये नेशनल डिफेंस काउंसिल से, जिसके अंदर चारों चीफ से, चारों सिक्योरिटी काउंसिल से, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से करवाया, चारों चीफ, उसके अंदर 3 चीफ और चेयरमैन चीफ जॉइंट ऑफ स्टाफ, उन जर्नैलों की भी मोहर सबत करवाई, और उसके अंदर लिखा हुआ है कि हमारे मामलात में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, ब्लेटेंट बहुत सीधी सादी वो की गई है, और ये फॉर्मल डिमर्श था, हमें इसका जवाब देना चाहिए। तो एक किस्म की एंडोर्समेंट उनकी आ गई। प्लस फिर उन्होंने ये किया कि वो पार्लियामेंट की जो नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी है उसके अंदर लेके गए, उस मेंबरान और पार्टी चीफ्स को बुलाया। ये अगर स्ट्रेटजी समझ रहे होते, अक्लमंद होते, तो ये उस कमेटी में जरूर जाते और वहां जाके अपने कंसर्न्स लिखते कि ये एक झूठ है, ये जो अब कह रहे हैं इनको वहां पे लिखवाना चाहिए था, हमें इतराजात हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये खत फेक है, ये ब्ला 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 जो आज चीजें कह रही हैं, ये उस पे मिनट्स में लिखवानी चाहिए थी, ताकि जब अदालत कल को पूछेगी कि जनाब आप ये इल्जाम आपने लगा दिया, आपने साबित कहाँ किया, तो वो कहेंगे जनाब कैबिनेट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा, उसके बाद डीसीसी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, ये सबसे बड़े 3 इदारे हैं पाकिस्तान के, तीनों को आगे ये पेश किया गया। हाँ, अगर आप मजीद तफ्तीश करवाना चाहे तो आप GIT बना लें, फोरेंसिक वो करवा लें। ये फिर महीनों पे, अगर ये महीनों पे चला गया तो फिर जुनेजो वाला जो केस है, और इस दौरान में कोई ये गलियों सड़कों पे भी वो सूरत हाल रहेगी, एक आइनी क्राइसिस भी है, पॉलिटिकल क्राइसिस भी है, फिर यहाँ सोशल अनरेस्ट भी है, फिर पंजाब असम्बली में भी देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, और बाकी चीज़ों का भी क्या मामलात हैं। तो काफ़ी चीज़ों करा के मुझे लगता है, मेरा पहले भी था कि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें, ये काकड़ मोमेंट आ जाएगा कि या अंपायर साहब को आना पड़ जाएगा या बुलाया जाएगा कि जनाब आप आपके फैसला कराएं कि ये इलेक्शन ही होंगे, कौन किस तरीके से करवाएगा, रूल्स ऑफ द गेम सेट करेंगे। तो ये काकड़ मोमेंट की तरफ ही अल्टीमेटली मुझे जाता नज़र आ रहा है। अच्छा क्लास साहब, थोड़ा सा समझने के लिए कि ये उसी तरफ जाता नज़र आ रहा है या जा चुका है, क्योंकि अगर हम देखें जिस तरीके से बिलावल ने आज वजाहत मांगी इदारों से कि आप बताएं, या जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ उसके तनाजुर में उन्होंने कहा कि हमें पता चले कि किस किस्म की बगावत है, एंड देन मौलाना की तरफ से भी इस किस्म की बात सामने आई कि करनी चाहिए इस वक्त इदारों को सियासी मुदाखलत, इसके अलावा चारा नहीं है। तो ये आ नहीं गया है मोमेंट, क्योंकि डेडलॉक तो बन गया, होना था वो हो चुका है। अब इसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर बात मैं ज़रूर करूँगा, स्पेशली इमरान खान साहब के लिए। लेकिन उससे पहले ये मसला कल हल हो सकता है। लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आ रही हैं चीज़ें, कल कोई इस पे ऑर्डर दे सकते हैं, मुमकिन है, ठीक है, कि ना भी दें, इसको लंबी प्रोसीड करके दें कि जनाब एक ही दफ़ा हम सारा जो आईनी वहाँ पे कोई वहाँ पे वो कहते हैं मुबहम वो चीज़ें हम उनको साल्ट आउट करें। 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये है जो इन्होंने आमिर भाई ने बताया 88 वाला, जब उन्होंने जुनेजो साहब वाली असम्बली वाला एक फार्मूला वो भी है कि कह देंगे ठीक है जी नया इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं तो जाएँ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए, वो मैदान भी है, घोड़ा भी है, तलवार भी है, जाएँ खेलेंगे। काली क्राइसिस ख़त्म हो सकता है, नंबर 1। मतलब ये सारी चीज़ें हम डिस्कशन कर रहे हैं कल भी ख़त्म हो सकते हैं। वो इसको दूसरे तरीके से भी ख़त्म कर सकते हैं, जिसके कंसिक्वेंसेस इमरान खान साहब के लिए ज़्यादा डेंजरस होंगे, कि वो कह देते नहीं जनाब स्पीकर साहब की जो रूलिंग थी ये, क्योंकि इस पर कोई इंक्वायरी नहीं की गई, कोई इसको बैठ के वो जो इसमें करैक्टर्स इन्वॉल्व थे, जो इसमें मतलब वो जो आपका सफ़ीर था उसको नहीं बुलाया गया, उससे सवालों जवाब नहीं हुए, उसने आके इसको कोलाबोरेट नहीं किया, कोई सबूत नहीं पेश किए गए कि किसने किससे पैसे लिए, किससे मुलाकात करना काफ़ी तो नहीं है। मैं भी मिलता रहता हूँ, मैं आमिर साहब भी मिलते होंगे, आप भी मिलते होंगे, जर्नलिस्ट तो मिलते रहते ना,
पॉलिटिशियन भी मिलते रहते, इमरान खान साहब भी अमेरिकन सफीर से मिलते रहे, आज अलीम खान साहब ने कहा। सो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि अगेन कोई आगे जेब में से लिफाफा निकाल के दे रहे। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो नहीं, मैं वो अगर वैसे कह रहा हूँ ना, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तो नहीं हुई। सो मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो लीगल पॉइंट्स आ सकते हैं, स्पीकर ने अपना माइंड जो है किस बुनियाद पर बनाया, क्या इतना काफी है कि हुकूमत जिसको सूट कर रहा था कि कैबिनेट अप्रूवल होगी, आपकी नेशनल सिक्योरिटी से होगी, सारी चीजें करके आपने दे। सो एक पॉइंट वहां पे हो सकता है कि जनाब के उसमें जो कहा जाता है आइन के तहत कि जब एक दफा आ गई है वहां पे आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन, फिर वोटिंग करानी जरूरी है। इत्तेजाद हसन साहब भी ये कह रहे थे, अगर मैं गलत नहीं समझा, कल परसों उनसे बात हो रही थी, मैं उनको भी सुन रहा था। सो ये एक पॉइंट बहुत बड़ा स्ट्रांग है उनके पास, इसके अपोजिशन के पास, कि जनाब जब आ जाती है तहरीक अदम एतमाद फिर उस पर वोटिंग होनी जरूरी है, वो नहीं करवाई गई। ये कह रहे नहीं जी कि आर्टिकल 5 है, मेरा ख्याल नहीं जनाब, रूलिंग अगर उस पर आगे स्पीकर दे दे। अब ये बात इसी पे रुकी हुई है जो मुझे समझ आ रही है, आर्टिकल 5 पे रुकी हुई है, या वो कहते हैं जो आपका वोटिंग वाला जो नो कॉन्फिडेंस का करवाना है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है कि स्पीकर की रूलिंग ठीक है, या उसको वोटिंग कराने वाला जो आर्टिकल है अगेन आपको उसको फॉलो करना चाहिए। सो लड़ाई सिर्फ 2 आर्टिकल्स में, जो मुझे समझ बड़ी सादा लफ्ज़ों में समझा रहा हूं कि वो बताना है कि आपने वहां पे हाउस में वोटिंग ना करवा के गैर कानूनी काम किया, लिहाजा हम रिस्टोर कर रहे हैं और आपकी रूलिंग को सेटिसाइड कर रहे हैं, वोटिंग करवाई जाए। तो वो मेरा ख्याल दोबारा एक उससे नए सिरे से चीजें रिवाइव हो सकती हैं। सो बॉल इज वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ गया ना। इमरान खान साहब की किस्मत जो है ना, इट हैंग्स इन बैलेंस इन द हैंड्स ऑफ द कोर्ट। उन्होंने फैसला करने, और अगर ये रिवाइव हो जाती, जस्ट अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, अगर ये रिवाइव हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, ये सारी पार्लियामेंट, तो इमरान खान साहब के लिए ये बहुत बड़ा जोल्ट होगा, बहुत बड़ा धचका होगा। और जनरली मैंने नोट किया, मुझे आप लोगों का नहीं पता, आपने भी नोट किया होगा, ट्विटर पे हमने सोशल मीडिया लोगों से मिले, लोग कुछ ज्यादा इस स्टेप से खुश नहीं हुए। वो इमरान खान से तवक्को कर रहे थे कोई ऐसी चीज लाएंगे कि इमरान खान साहब वजीर आजम भी रह जाएंगे, असेंबलियां भी बच जाएंगी, इनको भी डिफीट हो जाएगी। वो कोई सुपर नेचुरल चीज तवक्को कर रहे थे, उनको थोड़ा सा उनको झटका लगा। एमएनएस को बहुत बड़ा झटका लगा, उनको नहीं पता था ये चीज होने वाली है जी, ये उनको नहीं पता था। बहुत सारा कहा जा रहा है, अब चलें ब्रेक लें। मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट क्या, अगर ये वाकई इनके खिलाफ आ जाता है पीटीआई की, तो फिर ये क्या करेंगे जी। फिर मोस्ट लाइकली तो यही लग रहा है कि फिर आप डिसएग्री करेंगे, फिर आप दिखाएंगे सड़कों पे कुछ माहौल होगा। बहरहाल स्क्रिप्ट लिखने में शामिल है। इतने दावे जो कर रहे हैं ना आप इससे, आप आमिर भाई मान लें, आमिर साहब की शागिर्दी में अब हमें समझ आनी शुरू हुई है किस तरह सोचना है। अब मुझे समझ आ रहा है जमहूरियत के खिलाफ साजिशों में आप शामिल हैं जी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद यहीं से डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आमिर साहब, ब्रेक से पहले आप कह रहे थे कि अगर फैसला आता है हुकूमत के अगेंस्ट तो फिर क्या, किस किस्म का सिनेरियो होगा? उससे पहले मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस वक्त जो है ना, आज की सिचुएशन में अपोजिशन को जो है ना, पीडीएम को ये चेकमेट हो गए हैं। चेकमेट इसलिए हो गए हैं कि इन सब का ये ख्याल था कि हम नो कॉन्फिडेंस में, ऑब्वियसली इनके पास नंबर्स पूरे थे, चाहे जिस तरीके से भी पहले लाए गए थे बंदे, नंबर्स पूरे थे कि ये हटाएंगे, फिर ये आएंगे, शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और बेटा पंजाब में बन जाएगा। उसके बाद इनका काम था कि एक तो ये अपने केसेस को ठीक करते, नवाज शरीफ साहब वापस आते, उसके बाद एक कैंपेन जो जिन्होंने चलानी थी नवाज शरीफ इमरान खान के ख़िलाफ़, ये जो अभी सुनते हैं कि जी फरा बीबी की टेपें मौजूद हैं, आइडिया चीज़ें, पूरा 2-3 महीने के सारे अपने नए फैक्ट्स लेके आने थे, और उस एंड के बाद जो इलेक्शन होना था उसकी टोन और हो जानी थी। अब ये गेम हो गई है उल्टी। उन्होंने इनको ये बहस चलती रही, सही किया गलत किया, डिपेंडिंग आप किस साइड पे हैं, टोटली पोलराइज्ड है ना। तो फिलहाल चेकमेट करके अब जो सिचुएशन आ गई है, अब वो उन्होंने इल्ज़ाम जब ये लगा दिया कि जी ये अमेरिकन कॉन्स्पिरेसी थी, तो पाकिस्तान में जो थड़े के ऊपर बैठा हुआ आदमी है, जो आम वर्कर है, वो जो हमारे प्रोग्रेसिव भाई है, वो भी अमेरिका बहादुर के खिलाफ लड़ने का उनको भी बड़ा शौक है, और ये हमारे जो रिलीजियस माइंडेड हैं इनको भी बड़ा शौक है। वो बात उस तरफ चल जाती है, तो फिर वो ये फैक्ट्स पे नहीं रह गई, ये बिल्कुल हवा चेंज हो जाती है। तो मेरा ख्याल है उससे विंड चली गई है, लाइक इट और नॉट। अब लीगल ये है सिचुएशन कि लेट से कि अगर ये बिलावल साहब जिस तरह की बातें ट्वीट्स कर रहे हैं कि जनाब आपने हमें सबको ट्रेटर करार दे दिया है, या मौलाना फजल रहमान, तो अदालतों में प्रेशर आएगा कि जनाब इसका फिर निटिकिटी करा लें। जिस काज साहब कह रहे हैं कि वो एम्बेसडर साहब को भी बुलाएं, सब कुछ चीज़ें पब्लिक की जाएँ कि जनाब क्या कहा गया था, क्या था, ये लग जाएगा टाइम।
और टाइम इज़ एसेंस यहाँ, क्योंकि टाइम जब गुजर रहा है तो ऑलरेडी आप देखें प्रोसेस शुरू होता जा रहा है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं, उसके बाद उनको प्रेसिडेंट ने कहा कि आप दोबारा वो बन जाएं, उन्होंने केयर टेकर का सेटअप का प्रोसेस शुरू कर दिया है, ये आगे जाएगी। अदालत अगर वहाँ पे अदालत ये जल्दी ख़त्म भी कर देती है तो अदालत एक दिन में ये नहीं कहेगी कि आज जाके नो कॉन्फ्रेंस दोबारा कराओ। ये सारी चीज़ें जो डी नोटिफाई हैं ये दोबारा नोटिफाई, ये अनडू होंगी। उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर बहाल होंगे, दोबारा कैबिनेट आएगी, दोबारा शेड्यूल आएगा, दोबारा ये चीज़ आएगी। लेट्स से हो जाए, मैं अब आप जो कह रहे हैं स्क्रिप्ट का हिस्सा है, तो मुझे लाइकली जो स्क्रिप्ट ये एक और हो सकता है कि उसके बाद वो करवा लिया जाएगा, एक नई और आईनी बहाना, एक और नेशनल असम्बली का रूल कोई भी पकड़ के दोबारा एक काम कर दिया जाएगा कि जनाब हम इनके वोट नहीं गिनते। वो वाली बात हो सकती है, या हो सकती है कि इनके करने के बाद वो कहेंगे जी मौखर कर देते हैं लंबा, कि पुराना चला गया है, नया आने के लिए वो कह रहे हैं। मैंने बताया ना वहाँ पे रूल्स के अंदर टाइम फ्रेम नहीं लिखा हुआ। अब ये फिर अगेन दूसरी आईने बहस हैं, क्योंकि मकसद ही यहाँ पे जैसे मैं अर्ज कर रहा था कि गंद डालना है, और गंद जब तक चलेगा ज़्यादा देर अफोर्ड नहीं करता, ना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है ना इस्टेब्लिशमेंट के लिए होता है। और ये जो खबरें पहले छपती रहीं, आप देखें ना यहाँ खबरें छपती रहीं कि ये 3 ऑफर्स आई थी, और आपने और मैंने प्राइम मिनिस्टर को बड़ा पूछा कि जनाब ये आपने भी ये इंटरव्यू में अरशद शरीफ के कहा, तो ये आपके मुंह से आना तो फिर ये है कि आपको डायरेक्टली कहा, तो ये कहीं ना कहीं से तो ये चीज़ चली है ना। तो उन्होंने जवाब दिया बड़ा, बल्कि एक आपके हमारे लिए बिल्कुल वो हमारे लिए बड़ा, उन्होंने कहा जी ये सामने बैठे फवाद चौधरी साहब, तो ये किसी से इनका कांटेक्ट हुआ था, तो इनकी बातचीत चल रही थी, इनका कांटेक्ट था, बातचीत चल रही थी इस तरह करके। तो हमने फौरन इन्होंने और मैंने फवाद चौधरी साहब की तरफ देखा, हमने कहा जी दसो, तो उन्होंने एकदम कहा कि नहीं, वो उसको बड़ा अंडरमाइन किया, अंडरप्ले किया, और कहा कि वो था, मगर वो बस असेसमेंट थी, ये उन्होंने कहा। तो वो उन्होंने जिस तरह आफ्टर ऑल जब प्राइम मिनिस्टर इंटरव्यू में कहता है, प्राइम मिनिस्टर बड़ा क्लियर कहा था, उनके वर्ड्स आर अल्टीमेट। तो अगर तो उन्होंने ऐसे ही किसी से राह चलते बातचीत हो गई है मोहल्ले में, सड़क के ऊपर ड्राइवर ने किसी से सुन के कह दिया असेसमेंट की बुनियाद के ऊपर, तो फिर एक तो दिस रिफ्लेक्ट्स बैडली ऑन द प्राइम मिनिस्टर कि उनको ये इंटरव्यू में नहीं कहना चाहिए। मगर ये उनके कहने से पहले सोर्सेज के हवाले से अखबारों में ये खबरें छपी हुई थी, और उसकी कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं आई। जब ऑफिशियल अस्करी ज़राए के हवाले से जब आप खबरें आती हैं और अस्करी जो लोग हैं वो उसको डिनाई ना करें, तो लोग एज्यूम करते हैं कि वाकई कोई ज़राए होंगे। सो मे बी देयर वाज अ प्लान समवेयर, और जो कि उसके लिए ज़रूरी था ये कियोस करना, वरना अपोजिशन जब यूँ ऊपर जा रही है वो क्यों मानेगी कि अब हम उसको उतार रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, और फिर एजेंडा हमारा होगा, बंदे हमारे होंगे, रूल्स हमारे होंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये थोड़ी सी ना गेम ये ऐसे ही रहेगा। मुझे ज़्यादा पलड़ा वो पीटीआई के फेवर में लगता है कि उनका वर्कर जो भी आप कहें, लाइक इट और नॉट, वो रिजुविनेट हो चुका है, वो तैयार हो गया है, और काफ़ी सारे लोग स्विंग वोट, लाइक इट और नॉट, अगेन मैं कहूँगा आजकल की मेरा फेवरेट जुमला, लाइक इट और नॉट, जो लाइक इट और नॉट, तो वो इस लहर के पीछे लोग चल पड़ते हैं। अच्छा क्लास साहब, नॉट जस्ट दिस, बल्कि इन एडिशन टू जो आमिर साहब कह रहे हैं, डेफिनेटली आप लोगों की तो पर्सनल मीटिंग हुई है डे बिफोर येस्टरडे, यानी इस सारे अमल से एक दिन पहले एक और जगह भी मीटिंग से यही सवाल, क्योंकि ऑफ कोर्स दिस क्वेश्चन इज लॉट इनसाइड इट ना, तो वो पूछा गया उनसे, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा तो बिल्कुल मुझे नहीं कहा गया, और मेरी पार्टी में अगर किसी से राब्ता था भी तो इससे बुरी बात क्या है, हमारी बहुत सारी डिस्कशंस होती हैं, सब कुछ होता है। अब एक्चुअली लोगों के लिए समझना ये ज़रूरी है, हमारे जैसे लोगों के लिए समझना ज़रूरी है कि ये नॉर्मल बात होती है इस तरह से कहा जाना, और वज़ीर आज़म किसकी कहने पर चलते हैं, अपने कहने पर चलते हैं, उनको कहा जाता है ऐसा किया जाए। मुझे थोड़ा धचका जो लगा था जब हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब से मिले, ये सवाल मैंने 2-3 जो उठाए थे, आमिर साहब ने भी उठाए 2-3 सवाल, तो मैंने ये बात पूछी थी उनसे, मैं कि कल आपने ये फरमाया है उस अरशद के उसके इंटरव्यू में कि मुझे ये 3 ऑफ़र जो है ना वहाँ से आई थी,
GHQ से आई थी। बहुत बड़ी खबर थी ये कि GHQ ने, जैसे जनरल रहील साहब के दौर में भी ये कुछ हो चुका है, और आर्मी के साथ हर दफ़ा कोई ना कोई हाथ हमारे सियासत वज़ीर आज़म कर जाते हैं, ये दूसरी दफ़ा हो रहा है। इससे पहले नवाज शरीफ साहब ने किया था, जब इमरान खान साहब धरना दे के बैठे थे ना यहाँ पे, और इनके कज़न ताहिरुल कादरी साहब यहाँ पे इस्लामाबाद में, तो उस वक्त भी रात को इनको बुलाया गया था GHQ में, अगर आपको याद हो। उस वक्त इमरान खान साहब और ताहिरुल कादरी और उस जनरल रहील जो हैं उनकी मुलाकात हुई थी। उनको भी उसी वक्त ये कोशिश की गई थी कि कोई इसका रास्ता निकाला जाए। तो ये कहा गया था, अगले दिन चौधरी निसार अली खान साहब ने तकरीर की थी यहाँ कौमी असम्बली में, उन्होंने कहा कि हमने कोई फ़ौज को नहीं कहा था, क्योंकि इन नवाज ये एक मुझे याद पड़ता है, इमरान खान साहब ने कंटेनर पे वापस आकर रात को 12 बजे कहा था कि उन्होंने कहा, नवाज शरीफ साहब ने फौज को कहा है जी कोई बैठ के करें, हमने इनकार कर दिया है। अगले दिन चौधरी निसार अली खान साहब ने खड़े होकर कौमी असम्बली कहा, जनाब कि हमने कोई ऐसी रिक्वेस्ट आर्मी को नहीं की थी, उनकी तरफ से आई थी। ये वही वाला साहब चल रहा है, उनकी तरफ से ऑफर आई थी, एग्जैक्ट वही एक आप कैसे कॉपी है इसकी, या उसका स्क्रिप्ट वही है सेम। उस पर फिर उस वक्त मेरा ख्याल है बाजवा साहब, जो आसिम सलीम बाजवा साहब वो थे इसके DGISPR थे, उन्होंने ट्वीट किए थे, उन्होंने जनाब आप गलत फरमा रहे हैं, हुकूमत को कहा था, आपके वजीर आजम ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि आप हैं। अब बिल्कुल सेम वही आप इसका पैटर्न देखें कि इमरान खान साहब जो हैं, इन्होंने अरशद को कहा कि जनाब कि मुझे फौज की तरफ से कहा गया 3 ऑप्शंस हैं, फौज की तरफ से उन्होंने उसको वो किया, उन्होंने उसको रिबट किया कि हमने तो नहीं कहा, हमने तो ऐसी बात नहीं की। एग्जैक्टली यही कहा कि जब भी मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर के कहने पे हमें बुलाया गया। अब यही सवाल मैं इसका बैकग्राउंड बता रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर को अब इसका क्या जवाब देना चाहिए था। अब इससे अंदाजा करें कि कैसे मतलब चीजें हो रही हैं। एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इतना बड़े इंटरव्यू में आप अगले 24 घंटे में अपनी लाइन बदल लेते हैं। जब मैंने ये सवाल उनसे पूछा, मैं सर इज इट ट्रू कि आपको ये आर्मी ने कहा था, वो आर्मी तो कह रही हमने नहीं कहा। ये सारे बैठे हुए थे, मतलब 8-10 आधी से कैबिनेट बैठी थी, सही। तो उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, जो मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी की बात है। मैं डट जाएंगे, हाँ कहा उन्होंने फवाद को हंस कर कहा, हंस के देखा उन्होंने। फवाद साहब उधर बैठे थे, फवाद साहब भी डाउन थे, वो थोड़े से लग रहे थे, टाल रहे थे कि मेरी तरफ ना डालिएगा। उन्होंने एक दफा रंग उड़ा था जब प्राइम मिनिस्टर ने सीधे ही हंस के कहा कि ये फवाद बैठा हुआ है, ये इसका उन्होंने बड़े स्मार्टली तरीके से अपनी स्माइल में कवर किया। हालांकि भी आप एक दिन पहले कह चुके हैं उसमें इंटरव्यू में, तो उन्होंने इसको बिल्कुल 180 के दर्जे पे जाके उन्होंने बात बदल ली और फवाद पे उन्होंने डाल दी। सर, अगर आप मुझे कहने दें तो इसमें तो कोई शक नहीं रह गया, जो इतना अहम स्पीच में उन्होंने वो जो इतनी डेलिब्रेट गलती की अमेरिका का नाम लेके, मुल्क का नाम लेके, तो इसके बाद तो कोई रह नहीं जाता कि मुझे झटका लगा। मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मिलिट्री का, उन्होंने कहा जनाब इनका कोई कंटैक्ट था, तो आपस में इनकी टीम, हमारी टीम बातें कर रही थी, तो ऑप्शन डिस्कशन, ये ऑप्शन इनकी तरफ से दिया गया, फौज ये कह रही थी, इनकी तरफ से थे, आपने उठा के डाल दिया फौज की तरफ से। सो फौज हर दफा, पहली दफा इनको नवाज शरीफ साहब ने इस्तेमाल कर लिया आर्मी को, और दूसरी दफा इमरान खान साहब ने यूज कर लिया यहाँ पे एक चीज। और लास्टली ये जो उसमें आ रहा है ना सारा, कि दोबारा जिसकी बात आमिर भाई कर रहे हैं, गंद वाली बात, ये गंद इधर फैलाते जाएंगे। एक इमरान खान साहब को तरीकी तौर पर कुछ चीजें जहन में रखनी चाहिए, एंड आमिर भाई विल एग्री टू बी, जिसने भी पार्लियामेंट को गंद घोला है ना पार्लियामेंट में, ये मैं तरीकी में 2 जब बातें बताऊंगा मैं, इसको डिसरिस्पेक्ट किया है, डिसऑनर किया है, इसको इंसल्ट किया है, उनके अंजाम कोई अच्छे नहीं हुए। क्या अंजाम हुए हैं? मैं 3-4 आपको बताऊंगा। तो इमरान खान साहब के जो 2 बड़े करीबी हैं, जो लाडले हैं, और इनको इस तरफ लेकर गए हैं कि वो पार्लियामेंट जिसने आपको जन्म दिया है उसके साथ खिलवाड़ खेलें, उसके साथ गंद घोलें, जो आमिर भाई ने बड़ा तफसील से बताया, उसको इंसल्ट करें, ड्रैग करें। उन 4-5 लोगों के मैं नाम बताऊंगा जो बड़े बड़े थे, उनके साथ क्या हुआ। सो इमरान खान साहब ये अगर गंद डालते जा रहे हैं ना, तो जिससे आप जन्म लेते होते ना, जो आपकी जन्म भूमि होती जिसको कहते हैं, यू डोंट अगर डिसरिस्पेक्ट योर जन्म भूमि, बाज़ दफ़ा आपको थोड़ा सा अपने आप को, अगर आपको हिट भी आ रही है ना, आपको अपनी पार्लियामेंट को रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बहरहाल मैं 2-4 नाम आपको बताता हूँ, और आमिर भाई से जो है ना, इनके लिए बड़ा कम रूम होगा कि ये उससे डिसएग्री करें, वो समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हिस्ट्री के तनाजुर में तो देखते हैं कि आमिर साहब इसको इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं। प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि जिसने माजी में पार्लियामेंट को डिसरिस्पेक्ट किया या वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो उसकी बनती है, उस साथ क्या हुआ। क्लास साहब, बड़ा ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वक्त कम है और कल हम इसको डिस्कस करते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। इसका मुकाबिल कल होगा। जी 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 जी। आमिर साहब, अलीम खान
जी हाँ, आज Today's story. अलीम खान ने फाइनली जो है बड़ी, मैं कहता हूँ धुआंधार, बिल्ला पूरा थैली से- मैं कह रहा हूँ थैले से उन्होंने भरा। जो है कानों से कानों धुआं में निकला। से जो फेवरेट मेरा, मैंने इनके डर के बारे छोड़ दिया मैं कहना, कानों में से धुआं निकाल दिया। और काफ़ी सारी चीज़ें हमारे से कम इसलिए भी धुआं निकला कि ये एहसन गुज्जर साहब का रोल और फरत उर्फ फरा बीबी जो है, इनका रोल सबसे पहले हम लोगों ने, हमें ये एजाज़ है कि 92 चैनल में थे जब हम, तो हमने जो रिजवान गोंदल का केस था वहाँ जाके उस वक्त एक्सपोज किया था कि जनाब आपको पता है ये उस्मान बुज़दार साहब लाए हुए हैं, वो समझ नहीं थी उसको आ रही कि कौन है, क्या है, इनका क्या रोल है। तो उसमें जब ये आईजी साहब को बुलाया गया और रिजवान गोंदल को बुलाया गया तो वहाँ एक शख्स कुर्सी पे बैठा हुआ था उस्मान बुज़दार के, और वो जो है उसको डांट रहा था ऑलमोस्ट कि ये वो, तो ये समझे कि ये या तो बहुत बड़ा कोई जर्नैल है 3 स्टार, या कि पुलिस का भी हमारे से सीनियर रैंकिंग आदमी है। तो वो सारे बाहर निकल के पूछा ये बंदा कौन था जी, जिसके सामने हमें, जो हमें डांट भी रहा था, जिसके सामने ऑर्डर जैसे उस्मान बुज़दार ले रहे थे। उन्होंने कहा जी ये एहसन गुज्जर साहब हैं, ये प्रॉपर्टी का। फिर हमने काफ़ी प्रोग्राम किए कि जनाब इनके प्रॉपर्टी के बिजनेस हैं, ये इनके बड़े मशकूक, इनके ऊपर माजी में भी मुकदमात रहे हुए हैं, और इस कपल के काफ़ी डूबियस वो हम बाद में भी स्टोरीज करते रहे। और ये बाद में बहुत ज़्यादा ज़दे आम ये क्लास साहब टीके टीके कह के जो टीके लगाते रहे, वो जो टीके लगाता रहा, टीके नहीं लगे, टीके ने जो टीके लगाए थे कि हर बंदा कहता था कि जनाब MP है, MNA, और ये दिहाड़ियाँ लग रही हैं, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ की आम बातें हो रही थी जो अलीम खान ने कही हैं, ये पहले आ रही थी। और ये सारी शिकायतें ये भी बताया जा रहा था कि ये अलीम खान साहब ने सिर्फ नहीं, ये बाकी लोग भी पहुँचाते रहे, मगर समहाउ इन चीज़ों के ऊपर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट मोस्ट प्रॉब्ली ये जो सारी स्ट्रेटजी, मैं ये ज़रूर कहूँगा, ये जो अभी बन गई है, ये आइडियल एनवायरनमेंट के था कि अगर ये 5 साल पलट जाता तो वो आता। अब ये क्योंकि इमरान खान साहब एंटी अमेरिकन लाइन ले आए हैं और ये साजिश हो रही थी, मकसद भी तो ये स्टोरियाँ छोटी स्टोरियाँ बन गई, ये पुरानी स्टोरियाँ हुई हैं। अलीम खान साहब भी वो ये कह रहे थे कि मैंने पाकिस्तान के और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, किसी भी आर्मी साजिश के आगे करप्शन की बात जो होती है वो छोटी हो जाती है, लेकिन बहरहाल क्या सच है और क्या गलत है ये आने वाले दिनों में कुछ खुद भी सामने आ जाएगा, कुछ कोशिश भी करेंगे कि हम सामने ले आए। प्रोग्राम देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।